So this will be the second part 2 of this chapter bricks, beats and bones. तो बिफोर स्टार्टिंग द पार्ट 2 पहले अपन एक चीज़ रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अपन ने सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या पढ़ा था, हड़प्पन सील के बारे में पढ़ा था, क्या स्टोन से बना था, स्टीयरटाइट स्टोन, और कैसी थी, अनडेसिफर्ड थी, बस इतना याद करना है। उसके बाद मैच्योर हड़प्पन, ठीक है, 2600 से 1900 BC तक चला था। उसके बाद अपन आ जाते हैं बिगनिंग्स, जो कि थी सब्सटेंस स्ट्रैटेजीज। तो अपन ने सब्सटेंस स्ट्रैटेजीज में क्या पढ़ा, बस अपन को ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद एनालिसिस ऑफ प्लांट रिमेन्स, एग्जामिनेशन ऑफ एनिमल बोन्स एंड वेराइटी इन डाइट। तो कैसे याद करा था अपन ने, पैफ के थ्रू। ठीक है, पैफ के थ्रू। और उसके अंदर ये बस आर्कियोबोटानिस्ट किसमें थे, प्लांट रिमेन्स में स्पेशलिस्ट होते हैं, क्रॉप्स मिले थे, और स्केसिटी ऑफ राइस थी। ऐसा नहीं था कि राइस थी ही नहीं, राइस थी बट स्केसिटी कम मिलती थी। एग्जामिनेशन ऑफ एनिमल बोन्स, जू आर्कोलॉजिस्ट, कंफ्यूज करने के देते हैं आर्कियोबोटानिस्ट और जू आर्कोलॉजिस्ट, बोन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। अब मुझे एक चीज़ बताना आप लोग, क्या काओ मिली थी कि नहीं मिली थी? जस्ट राइट दिस इन द कमेंट बॉक्स, काओ मिली थी कि नहीं मिली थी। ठीक है, देखती हूँ किस किस को याद है। ठीक है, फिर वेराइटी इन डाइट, प्रेजेंस ऑफ फिश एंड फूल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड पैस्टोरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो अपन ने ये सब याद कर लिया। कुछ अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में देख लेते हैं। प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर, प्रेजेंस ऑफ बुल, ऑक्सिन यूज्ड फॉर प्लोइंग एंड टेराकोटा मॉडल्स। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या था, अबॉट, अबॉट पी फॉर प्लो फील्ड। ठीक है, उसके बाद अपन आ जाते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन में। मेथड्स ऑफ इरिगेशन में ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, प्रेजेंस ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, वेल्स एंड फ्लड वाटर वार्मिंग। कैसे, CWWF। गुड, आई थिंक सबको याद है। ठीक है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट साइट्स, IBC साइट्स, ये अपन देख लेंगे बाद में। मोहनजोदारो के बारे में, प्लान मोहनजोदारो था इंडस टाउन, अपर एंड लोअर टाउन में था। अपर टाउन को सिटाड भी बोलते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के लिए थी, ग्रेनरी एंड पब्लिक बाथ मिला था। ठीक है, जो था ग्रेट बाथ। ठीक है, जो हमारी स्टेयर्स थी वो हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी। रूम्स ऐसे बने हुए थे और ऐसे साइड में रूम्स बने हुए थे, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमारी क्या थी, स्टेयर्स थी। लोअर टाउन थे, बिग इन साइज थी। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्रीज में हमारे सब कटा हुआ था, मतलब रोड्स हमारे 90 डिग्रीज में थे। ड्रेनेज सिस्टम था, प्राइवेसी बहुत थी। ग्राउंड फ्लोर में कोई भी विंडोज़ नहीं थी। एक 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी भी हमको मिले थे। ये सब हमको लोअर टाउन में मिले थे। बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा एडवांसमेंट हो गया था। ठीक है, बर्न ब्रिंग से बनी थी, सेम साइज एंड शूज, 4:2:1 का रेशियो था। ठीक है, बाकी आप ये सब पढ़ ही लोगे। एंड देयर वाज गुड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन IBC। ठीक है, ये हो गया अपना पूरा मोहनजोदारो के बारे में। 4 अपन ने अगर सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा था तो वो कैसे पढ़ा था, BA के थ्रू। B मतलब स्टडिंग बरियल्स और A मतलब स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, बरियल्स के अंदर डेड एंड लेट पिट्स, ग्रेव्स, ज्वेलरी, एक्सकेवेशन एंड सिमेंट्री एंड कॉपर मिरर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट अपीयर्स दैट द हर्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रेशियस थिंग्स विद द डेड। कॉपर मिरर भी करते थे। आर्टिफैक्ट्स 2 टाइप में देखे थे, एक यूटिलिटी के लिए और एक लग्जरीज के लिए। तो यूटिलिटेरियन क्या था कि भाई यहाँ पे जो डेली यूज़ के लिए थे, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स और ये सब जो हमको मिले थे। लग्जरीज हमको सिर्फ मेन बड़ी बड़ी साइट से मिली थी, जो कि मोहनजोदारो एंड हड़प्पा से मिली थी। ये देख ले। और कहाँ मिली थी, होट्स, होट्स मतलब जो हम संभाल के रखते हैं, जो कि ज्वेलरी। ठीक है, फिर अपन ने थोड़ा क्राफ्ट प्रोडक्शन का देखा था। क्राफ्ट प्रोडक्शन में अपन मेन हमारा जो साइट है वो है चानूदारो, टाइनी सेटलमेंट था, क्राफ्ट प्रोडक्शन था। वेराइटी ऑफ मटेरियल्स यूज टू मेक बीट, स्टोन, कालीनियन, क्रिस्टल, कॉर्ड्स, सीटेटाइट, मेटल्स, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड शेल। और अपन को ये कैसे याद करना था, SMS के थ्रू। ठीक है, भेज दो SMS। चलो, उसके बाद कुछ टेक्निक्स हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो कुछ जैसे पेस्ट मेड विथ स्टीयरटाइट थ्रू फायरिंग एंड थ्रू सेटलमेंट्स, ये कैसे याद करा था अपन ने, PFS के थ्रू, है ना, सेटलमेंट्स नियर नागेश्वरम बोलकुट। एंड दे वर फेमस फॉर शेल मेकिंग, दे वर फेमस फॉर शेल। और आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 ही थे सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसे हमने आइडेंटिफाई करा था। रॉ मटेरियल, कि किस रॉ मटेरियल से होगा, टूल्स से देखते हैं, अनफिनिश प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट फिनिश नहीं है तो वो कैसे हमारे यूज़ हुए, सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे बने, एंड वेस्ट मटेरियल्स, जो यूज़ नहीं हुआ तो हमें पता चला कि कैसे उस चीज़ को रिसाइकल करके और कैसे यूज़ करा गया। तो इसको अपन याद करा था, विथ रिस्पेक्ट टू यू, विथ रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है, उसके बाद अपन ने स्ट्रैटेजीज देखी थी फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। क्या स्ट्रैटेजीज हैं, पहले कहाँ से आते थे, उनके कैसे ट्रांसपोर्टेशन थे, लैंड रूट और रिवरिन रूट के थ्रू। ठीक है, क्या मटेरियल्स थे, एस्टैब्लिश सेटलमेंट्स हमको मिली थी, जो कि नागेश्वर एंड बालाकोट शेल, शॉर्टुगाई लैपिस लसूली, लोथाल कालीनियन, स्टीयरटाइट राजस्थान, मेटल भी राजस्थान। ठीक है, और कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो कि अपन ने मैप देखा था। ऐसे मैप भी बना के आ सकते हो कि यहाँ था हमारा ये अपना साउथ इंडिया से जो गोल्ड ऊपर जाता था, और खेतरी रीजन से राजस्थान वहाँ पे भी जाता था, कॉपर जाता था। ठीक है, कुछ कॉन्टैक्ट थे हमारे डिस्टेंट लैंड के साथ, जैसे ओमान, मगन, जो कि ओमान को ही मगन के नाम से जाना जाता था। किस टेक्स्ट में था, मेसोपोटामियन। अगर याद नहीं आ रहा है तो एक और बार पहली वाली जाके वीडियो देखो, और वीडियो वाली में जाके देखो, समझो, क्योंकि ये सब चीज़ें ही हैं, इसी से ही एक मार्क हो जाता है, और एक मार्क से ही तुम्हारा 95+ नहीं रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये 1 मार्क से। तभी एक चीज़ को अपन को अच्छे से देखनी है। ठीक है, डिसिंग टाइप का वेसल मिली थी, जो कि ओमान में मिली थी। एक जार मिला था, ये हरपन जार, बिल्कुल थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले से बना हुआ था, प्रिवेंट्स पर्कुलेशन ऑफ द लिक्विड्स। अपन को ये कहाँ मिला था, ओमान में मिला था।
तो कुछ था, कौन सा टेक्स्ट था मगन के लिए? मेसोपोटामियन टेक्स्ट, ठीक है। अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को बोलते हैं, ठीक है। दिलमुन किसको बोलते थे? दिलमुन, डीबी बहरेन, ठीक है। मगन ओमान को पहले ही बता दिया। मेलुआ हमको हरप्पन वालों को बोलते थे, जिसमें प्रोडक्ट्स कालिनियन, लैपिस लसूली कहाँ से शॉर्ट हो गई? कॉपर खेतरी रीजन, गोल्ड नीचे साउथ इंडिया, वेराइटी ऑफ वुड्स, ठीक है। और मेलुआ को क्या बोलते थे? लैंड ऑफ सी फेयरर्स, ठीक है, लैंड ऑफ सी फेयरर्स यहाँ पे लिखा है मेलुआ एज लैंड ऑफ सी फेयरर्स, ठीक है। चलो, आप कमिंग अप विथ 7th टॉपिक विच इज सील, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। अब अपन चालू करते हैं इस वाले से, 7th से, सील, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस बन जाते हैं कि सील्स के बारे में बता दो, कभी स्क्रिप्ट्स के बारे में बन जाएंगे, कभी वेट्स के बारे में बन जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस अलग अलग बन जाते हैं, ठीक है। तो अब अपन आ जाते हैं उसके बाद। अब चलो, सील्स एंड सीलिंग्स। सील्स क्यों यूज़ करी जाती थी? सील्स एंड सीलिंग्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, बेसिकली फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक है। अब जैसे इमेजिन करते हैं एक बैग ऑफ गुड्स है, यहाँ से मैं वहाँ भेज रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से वहाँ भेजूंगी तो भाई कैसे भेजूंगी, किसको क्या पता ये किसका है, तो कैसे करेंगे? तो उसका जो माउथ होता था ना, उसको रोप से बांध देते थे, ठीक है। और जो नॉट बांधते थे ना, उसको वेट क्ले लगा देते, और वेट क्ले में हम सील्स लगा देते थे, तो छोटी छोटी सील्स। अब उस सील्स के अंदर हम ये लिख देते थे कि वो कहाँ से आई है और क्या आइडेंटिटी है, क्या सेंडर की आइडेंटिटी है और कहाँ से आई है, एवरीथिंग, ठीक है। तो इंटैक्ट सील मेंट बैग ऑफ गुड्स नॉट टेम्पर्ड, और इससे ये भी होता था कि टेम्पर नहीं हुई क्योंकि वो बंद है, एंड कन्वेड आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। तो आपको कुछ नहीं है, सील्स एंड सीलिंग्स के अगर कुछ भी आ रहा है तो उसमें 3 पॉइंट लिखना, लॉन्ग डिस्टेंस, इंटैक्ट सील एंड आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, LSI, या सिल करके याद कर लेना, ठीक है, सिल, ठीक है। तो सेंडर की आइडेंटिटी बताता है, उसके बाद आई से अपन को क्या, इंटैक्ट सील है, और एल से हमने लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, बस। सील से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो ये सिर्फ 3 मार्क्स का होगा, क्योंकि इतना कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो हमने सिर्फ 3 मार्क्स का ही आएगा, और 3 मार्क्स में आता है तो बस फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इंटैक्ट सील एंड कन्वेट। और अगर ये उससे ऊपर वाले में मार्क्स में आ रहा है, 3 से भी ज़्यादा वाले में आ रहा है, तो मैं आपको इसका भी मतलब जब अपन करेंगे ना PYQs में ये आ चुका है, PYQ जब करेंगे ना मैं तब आपको बता दूंगी कि कैसे लिखना है, ठीक है। सील्स की बात हो गई, पूरा समझ में आ गया कैसे याद करना है, सिल के थ्रू, गुड। अब अपन आ जाते हैं स्क्रिप्ट कैसे स्क्रिप्ट थी, कैसे क्या पता था। पहली बात तो स्क्रिप्ट मैंने आपको पहले ही बता दी थी, अनडेसिफर्ड थी, हमको पता ही नहीं, अभी तक नॉर्मल लैंग्वेज में तो आई नहीं गई है, ठीक है। अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट थी, लिमिटेड इंस्क्रिप्शंस थे, इतना कुछ पता नहीं चला है अभी, इंस्क्रिप्शंस भी बहुत लिमिटेड थे, और जो मोस्टली जो इंस्क्रिप्शंस थे ना, दे वर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कंटेन 26 साइंस, मतलब इट्स मोस्टली सारे छोटे छोटे थे। सबसे बड़ी जो हमको मिली थी ना, वो हमको मिली थी 26 साइंस की, ठीक है। अब ये अनडेसिफर्ड हमको पता नहीं है, नॉट अल्फाबेटिकल, एंड इट हैज़ टू मेनी साइंस समवेयर बिटवीन दिस, इट इज अपारेंट दैट दिस स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और कैसे लिखते थे? राइट टू लेफ्ट, ऐसे इधर से इधर तक राइट टू लेफ्ट लिखते थे, ठीक है। अननोन लैंग्वेज है, पता नहीं है, लैक ऑफ बायलिंगुअल टेक्स्ट, अब इधर से इधर तो बनेगी नहीं, तो बायलिंगुअल टेक्स्ट होगा। यूनिक सिंबल सिस्टम, ठीक है, सिंबल सिस्टम भी उनका इतना यूनिक था। स्क्रिप्ट के बारे में बस यही बोलूँगी कि यार मतलब अभी तक पता नहीं है वो स्क्रिप्ट कैसी थी, बस अभी तक जानना चाह रहे हैं, बहुत लोग उसको कर रहे हैं डेसिफर्ड, बट नहीं हो पा रही है, तो हम यही लिख देंगे, अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट थी, लिमिटेड इंस्क्रिप्शंस थे, अननोन लैंग्वेज थी, लैक ऑफ बायलिंगुअल टेक्स्ट थी, यूनिक सिंबल सिस्टम था, राइट टू लेफ्ट राइटिंग थी, पर्पस अनक्लियर था, राइट टू लेफ्ट ऐसे लिखते थे, जैसे उर्दू में नहीं लिखते हैं वैसे लिखते थे, राइट टू लेफ्ट राइटिंग, पर्पस अभी तक अनक्लियर है क्यों लिखते थे। तो दैट इज ऑल अबाउट द स्क्रिप्ट से रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स है, साथ में इंट्रोडक्शन प्लस कंक्लूजन डाल देना, हो जाएगा, बन जाएगा। अब एक काम करना, आप लोग के लिए एक होमवर्क है, इसका मुझे प्लीज़ निमोनिक बना के देना, मैं भी देखूँ कि आप लोग कैसे बना रहे हो। प्रॉपर एक मस्त निमोनिक बना के देखना, देखते हैं अपन आप लोग कितना क्या बना पाते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत अब वेट्स के बारे में देखें, तो एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय प्रिसाइज सिस्टम ऑफ द वेट्स, है ना, कुछ भी एक्सचेंज करेंगे तो वेट्स तो होंगे। अब इसका भी एक स्टोन था कॉल्ड चर्ट, एंड जनरली क्यूबिकल था, ठीक है, क्यूबिकल था, विथ नो मार्किंग्स, कोई भी मार्किंग्स नहीं थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स, कैसा था? चर्ट। एक अपन ने स्टोन याद करता था, स्टीयरटाइट स्टोन, कहाँ मिली थी? हरपन सील में। और एक स्टोन है हमारा चर्ट, जो कि किसके लिए था? वेट्स के लिए, जनरली क्यूबिकल विथ नो मार्किंग्स। लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स फॉर बाइनरी, जो भी लोअर डिनोमिनेशन बाइनरी थी 1 2 4 8 16 ऐसी थी, और जो हायर डिनोमिनेशन थी वो और बड़े 162 103 26 40, ठीक है। स्मॉलर वेट्स जो थे वो यूज फॉर वेइंग ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी एंड वेट्स के लिए स्मॉलर वेट्स यूज करते थे, छोटी छोटी चीज़ के लिए। जो लार्जर वेट्स होंगे, जो बड़ी बड़ी ये पॉटरी वॉटरी रखने के लिए, वो लार्जर वेट्स होंगे। मेटल स्केल पेन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, मेटल स्केल पेन्स भी मिली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेट्स के लिए। तो वेट्स के लिए बस इतना ही लिख देना कि एक्सचेंजेस पर रेगुलेटेड बाय द वेट्स, उसमें चर्ट लिख देना, इसमें ना 2 पॉइंट ऐसे कर देना, एक कर देना लार्जर और एक कर देना स्मॉलर, ठीक है। स्मॉलर किसके लिए यूज है? छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे हमारे हो गए हमारी ये ज्वेलरी एंड बीट्स हो गई, और लार्जर जिसके लिए, जिसमें हमारी पॉटरी और जो लार्जर वेट्स होते हैं जैसे गोल्ड वोल्ड होते हैं उनके लार्जर वेट्स के लिए, ठीक है। गोल्ड वोल्ड नहीं, मतलब
मतलब स्मॉल के लिए अपन गोल्ड वोल्ड ज्वेलरी वेलरी, और लार्जर के लिए बोला बड़े बड़े आइटम। ठीक है, हो गया। तो वेट्स भी हो गए, स्क्रिप्ट भी हो गई, एंड सील्स। सील्स में मैंने कैसे बताया, सिल स्क्रिप्ट आप लोग को बनानी है, वेट्स बस इतना ही है, लार्जर एंड स्मॉलर, लार्जर एंड स्मॉलर। ठीक है, हो गई। कमिंग अप विथ एंशियंट अथॉरिटी विच इज़ 8th टॉपिक, एंशियंट अथॉरिटी। अब यार इतने बात बताओ कि इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा था, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, तो कोई तो होगा ना जो कर रहा होगा। मतलब ऐसे कैसे, अभी भी आप देखो तो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, तो वो इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तभी तो चीज़ें हो रही है ना। तो यही ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो एंशियंट अथॉरिटी मतलब कुछ तो रहा होगा, पर आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। आप ये सोच सकते हो कोई रिकॉर्ड नहीं है फॉर द सेंटर ऑफ पावर, कौन चला रहा है पता ही नहीं है। तो अब एक यही है कि अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट पता कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में, यार इतना तो पता नहीं चलेगा, बट स्टिल इट्स गोइंग ऑन, लेट्स सी। ठीक है, तो बहुत सारे ओपिनियंस हैं, बहुत सारे लोगों के मतलब बताएं लोगों ने कि यार ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता, तो लेट्स सी। ठीक है, तो अब एंशियंट अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए कैसे क्या करना है। तो हमको कुछ लार्ज बिल्डिंग्स तो मिली थी मोहनजोदारो में, मैंने बताया था मोहनजोदारो लार्ज बिल्डिंग्स है ना, और अपना एक सिटाडल था, तो लेबल्ड एज पैलेस ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, बट नो फाइंड्स, कुछ भी नहीं मिला है। तो क्या हुआ, अपन को एक और भी चीज़ मिली है, जैसे प्रीस्ट किंग काइंड ऑफ भी ऐसे ये बने हुए हैं, इन्होंने ये शॉल वॉल पहनी हुई है, तो ये प्रीस्ट किंग के टाइम पे भी बने हुए हैं। तो हो सकता है ये फेमिलियर हो मेसोपोटामियन से, जो मेसोपोटामियन में चल रहा है, और प्रीस्ट किंग हमने कोई मिला है, तो हो सकता है कुछ रहा हो, प्रीस्ट रहा हो, बट नो वन नोस कि है कि नहीं है। ठीक है, अब जो इससे मेन क्वेश्चन आएगा ना, उसमें पहले तो अपन को अगर क्वेश्चन आते हैं ना एंशियंट अथॉरिटी में, सबसे पहले लिखना है कि लार्ज बिल्डिंग्स पर फाउंड एट मोहनजोदड़ो, इस इंट्रोडक्शन में डाल देना, लार्ज बिल्डिंग्स पर फाउंड एट मोहनजोदड़ो एंड दे वर labeled as palace by archaeologists, but there are no finds of it, but there are some opinions out of which are done by the archaeologist। ठीक है, एक ओपिनियन है, ऐसे करके भी आप बना के आ सकते हो, डिफरेंस ओपिनियन। ठीक है, एक आर्कियोलॉजिस्ट ने ओपिनियन दिया था, कोई रूलर नहीं था, एवरीबडी इक्वल स्टेटस। दूसरे ने दिया, हो सकता है कि एक सिंगल रूल चल रहा हो। ठीक है, और दूसरे ने दिया कोई सिंगल रूलर नहीं था, बट बहुत सारे रूलर्स होंगे, ये भी हो सकता है, जैसे हमारे में डेमोक्रेसी हो, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या तो सिर्फ एक सिंगल रूल कर रहा हो, या हो सकता है ये, बट अब नो वन नोस, किसी को नहीं पता। तो क्वेश्चन यही बन सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से, तो पहला इंट्रोडक्शन, देन ये करके फिर कंक्लूजन कर देना। ठीक है, इसको अब थोड़ा बहुत आपको भी लिखना पड़ेगा। तो एंशियंट अथॉरिटी के बारे में पता चल गया, एंशियंट अथॉरिटी में सिर्फ यही है, दैट्स इट। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं 9th, विच इज़ द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। अब यार अब मतलब 1800 CC मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई 1900 तक हमारी कहानी चली थी। अब इनमें क्या है, पीछे चलते हैं, 1900 के बाद फिर 1800 हम ऐसे ही पढ़ते हैं, फिर 0 आएगा, फिर हमारा AC चालू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया कि हमारा BC में अगर हम देखें तो 1800 से चीज़ें ना ख़त्म होने लगी थी, जैसे चोलिस्तान ख़त्म हो गया, गुजरात की साइड्स थी बहुत ख़त्म हो गई, तो हमें समझ में नहीं आता, सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही थी। अब एकदम से क्या हुआ जो एकदम से चीज़ें ख़त्म हो गई, मतलब कुछ तो हुआ होगा। आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ डिक्लाइन, क्या बहुत सारी चीज़ें अबेंडन हो गई, डिक्लाइन हो गया, मटेरियल कल्चर डिक्लाइन हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड खत्म होने लग गया, कंस्ट्रक्शन डिटोरिएशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन, लोकलाइज सेटलमेंट्स दिखने ही नहीं लगी। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इसका भी मुझे आप एक बार है ना वो निमोनिक बना के देना, अबेंडमेंट ADEDL, ADEDL, एडिडल, आप एक बार मुझे इसका निमोनिक बना के भेजना। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना कि आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, क्यों कोई बोलेंगे कि वाई देयर वाज द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, बिकॉज देयर वाज सम एविडेंस ऑफ इट, ये सब एविडेंस है हमारे 5 पॉइंट्स। ठीक है, अब क्या कॉजेज हो सकते हैं एमिनेंट में, अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि क्या हुआ था उस टाइम पर। तो हो सकता है एनवायरमेंटल कॉज हो सकता है इकोनॉमिक हो सकता है पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर हो। अब देखो यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, पर मैंने अलग से इसलिए आपको मेंशन करके दिया है ताकि इस चीज़ को आप समझ पाओ कि एनवायरमेंटल हुआ था, कि इकोनॉमिक हुआ था, कि पॉलिटिकल। अब देखो दो दिमाग आप खुद भी लगा सकते हो, एनवायरमेंटल में हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज लिख दो, लेबर शिफ्ट हो गई होंगी, एक्सेसिव फ्लडिंग हो गया होगा तभी एकदम खत्म हो गया, या इकोनॉमिक में एकदम डिफॉरेस्टेशन हो गया, ट्रेड हो ही नहीं रहा, आगे पीछे हो ही नहीं रहा, पैसा नहीं आएगा तो कुछ होएगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा तो भूखे मरेंगे तो खत्म होगा। पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर हो कि भाई ब्रेकडाउन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, उस टाइम से कुछ हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इन्वेजन हो गया, किसी ने आके कर लिया तो भी चीज़ें खत्म हो सकती हैं किसी ने। तो ये सब बहुत सारे कॉजेस हैं जो आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब 2 ही बन सकते हैं, व्हाट आर द आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ डिक्लाइन, एंड सेकंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द अमेंडमेंट। बस इतना और इतना आपको लिख कर आना है, ये पूरे में यही मेंशन है और मैंने आपको बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब ये जो है मैं ये आपको ये उसमें ही करवा दूंगी मैप्स के साथ ही। ठीक है, अब अपन आते हैं 10th टॉपिक पे, डिस्कवरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन। अब ये सब तो हो गया, अब मैंने इतना बता दिया, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर किया किसने पता किया, वो कुछ होंगे ना जिन्होंने पता किया होगा। सबसे पहले जो हमारे इंसान आए थे ना वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम। ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तभी उन्होंने चालू करा था। इन विच ईयर, इन 1875।
इन मिड 19 है, वैसे है 1875, ठीक है। तो उनमें क्या था, उनकी जो अप्रोच थी ना वो बहुत ही रिटन रिकॉर्ड्स और इन सब में थी। जो भी चाइनीज़ बोलते इस पिलग्रिम अकाउंट लिख करके 7th सेंचुरी CE में, वो सब उनकी अप्रोच थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, दे फोकस ऑन अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। अब कुछ तो रहा होगा तभी उन्होंने बाद में चालू करा। तो दे फोकस ऑन अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, दे ओवरलुक द हड़प्पा, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द हड़प्पन सील। उन्होंने इतना मतलब उनको समझ में नहीं आया था। तो ये मैं आपको एक चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। क्या हुआ कि अब अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में अपन पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें क्या हुआ कि अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में उन्होंने फोकस करा था, तभी उसके बाद और चीज़ें आई। फोकस ऑन अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, ओवरलुकिंग हड़प्पा, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द हड़प्पन सील। उनको नहीं समझ में आई थी क्योंकि उन्होंने देखा सिर्फ वो रिटन रिकॉर्ड्स देख रहे थे। मिस्ड अपॉर्चुनिटी इन डिस्कवरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन, उनको नहीं समझ में आया था। तो उन्होंने बस इतना बता दिया कि यहाँ पे एक साइट थी। उन्होंने बस मतलब रिटन रिकॉर्ड्स में ऐसे पता चला साइट थी, वहाँ ऐसा ऐसा होता था, ये होता था, पर उन्होंने प्रॉपर नहीं दिया। पर एटलीस्ट उन्होंने चालू तो किया, एंड दैट्स द वेरी बेस्ट थिंग। अब ये सब इधर लिखा हुआ है। अब कुछ भी अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में आता है ना, तो अपन को यही करना है, फोकस ऑन अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, ओवरलुकिंग हड़प्पा, मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ द हड़प्पन सील, मिक्स्ड अपॉर्चुनिटी, दैट्स बस ये 4-5 पॉइंट्स लिख कर आ जाना और उसका इंट्रोडक्शन में वो लिख कर आ जाना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हड़प्पन सील was given to Cunningham by an Englishman. He noted the object but unsuccessfully tried to place it. This was because he, like many others, thought many that Indian history began with the first cities in the Ganga Valley. पर किसी को पता नहीं गंगा वैली से भी पहले कुछ हो चुका है, उनको तो पता ही नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे सिविलाइजेशन हुआ। उसके बाद कौन आए, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी को हड़प्पा पता चला, फिर आए रकलदास बनर्जी, उनको मोहनजोदड़ो पता चला, और फिर आए जॉन मार्शल। मैं आपको एक है ना पूरा एक बना के बताती हूँ। पहले आए अलेक्जेंडर, उसके बाद आए दयाराम साहनी, उसके बाद आए रकलदास बनर्जी, ठीक है, उसके बाद आए जॉन मार्शल, और उसके बाद आए REM व्हीलर। अगर आपने ये ऐसे करके लिख कर आ गए ना, उनको लगेगा बिल्कुल इसको सब पता है, ठीक है। सबसे पहले आया था दयाराम साहनी, ठीक है, और दयाराम साहनी ने कहाँ पे गए, हड़प्पा, यहाँ पे लिख देना, ठीक है, हड़प्पा। फिर रकलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में काम करा, उन्हें करा, पर इन्होंने भी इतना अच्छे से इतनी एक्सकेवेशंस नहीं करी थी। तो अब जॉन मार्शल साहब आए। जॉन मार्शल 1924 में बने डायरेक्टर जनरल ऑफ द ACI। ही डिस्कवर द न्यू सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी, SN रॉय। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क, ठीक है। मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही हैड फाउंडर। सोचो 3000 ईयर्स ओल्डर, मतलब वो ऐसे एक्सप्लेन करना है। अब जॉन मार्शल है, मेन है इसमें जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, रकलदास बनर्जी एंड REM व्हीलर, ठीक है। अब जो जॉन मार्शल साहब है, जॉन मार्शल मार्क मेजर चेंज इन इंडियन आर्कियोलॉजी। ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया, ठीक है। ही टेंडेड टू एग्जीक्यूट अलॉन्ग, वो क्या करते थे, ये हमारी साइट्स हैं, इनको ऐसे ऐसे करके एग्जीक्यूट करते थे। मतलब ये हमारी साइट्स हैं, उनको जाके ऐसे ऐसे करके खोदना, ऐसे ऐसे करके खोदना, तो वो तो ऐसे ही पता चलेगा ना, जो इस लाइन में होगा, जो इस लाइन में होगा, जो इस लाइन में होगा, जो इस लाइन में, उनका ये था, वो यूनिफॉर्मली घूमते थे, ठीक है। पर इन्होंने कभी स्ट्रैटिग्राफी उस चीज़ को नहीं समझी कि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन में देखूँ, वो नहीं समझा कि भाई मैं कभी हो सकता है वर्टिकल भी करूँ, नहीं, उन्होंने हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे करके करूँ, तो इससे बहुत सारी चीज़ें रह गई, पता नहीं चली। तो कोई दिक्कत नहीं, पर एटलीस्ट जॉन मार्शल ने चालू तो करा, पता तो करनी चीज़ है, दैट्स लाइक वेरी बेस्ट थिंग, ठीक है। तो ये सब ही है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रैटिग्राफी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है स्टर्ल लेयर्स, ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर फॉर्म थ्रू द प्रोडक्शन एंड डिस्कार्डिंग व्हेन पीपल कंटिन्यू टू लिव इन द सेम प्लेस, द कांस्टेंट यूज एंड यूज ऑफ द लैंडस्केप। ये आप पढ़ लेने एक बार, ठीक है, इधर ही स्ट्रैटिग्राफी का भी मतलब लिखा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई स्ट्रैटिग्राफी उन्होंने इग्नोर करी, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे साहब आ गए REM व्हीलर, जब वो बने 1944 में, तो उन्होंने देखा कि यार ये तो ऐसे ऐसे कर रहा है, चलो अब अपन कुछ देखते हैं। अब वो क्या थे, एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे। अब एक्स आर्मी ब्रिगेडियर, तो उनको पता था कि भाई कैसे मिलिट्री प्रिसिशन को लेकर है, तो उन्होंने उस चीज़ को वैसे ना करके उन्होंने उस चीज़ को वर्टिकली भी करा और वर्टिकली देखकर उन्होंने चीज़ को निकाला, बहुत सारी चीज़ें उसमें निकली। तो दैट्स ऑल अबाउट इट, ठीक है। तो अपन के अगर डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन अपन चालू करेंगे, अपन पहले लिखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम, 8 मार्क का रहे ना, तो ऐसे अलेक्जेंडर कनिंघम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था, उन्होंने क्या क्या ओवरलुक करा। सेकेंड अपन लिखेंगे दयाराम साहनी, थर्ड अपन लिखेंगे रकलदास बनर्जी, फोर्थ अपन लिखेंगे अपना जॉन मार्शल जो कि मेन है, और फिफ्थ अपन लिखेंगे REM व्हीलर जो उन्होंने इसको ठीक करा था। जॉन मार्शल की जो गलती होगी REM व्हीलर ने ठीक करा, दैट्स इट। बस ये सभी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें अब यहाँ पे लिखा है कि फ्रंटियर्स ऑफ दी हैव लिटिल और नो कनेक्शन विद प्रेजेंट एंड नेशनल बाउंड्रीज, हाउएवर विद द पार्टीशन एंड द क्रिएशन द मेजर नोन साइट्स बिकेम पार्ट ऑफ दी पाकिस्तान। अब ये वो पाकिस्तान की पार्ट हो गई है। वाइल कालीबंगन, लोथाल, राखीगढ़ी एंड मोस्ट रिसेंटली धोलावीरा हैव बीन डिस्कवर्ड, अभी भी एक्सप्लोरेशन चल रहा है। New issues have assumed importance where some archaeologists are often need to obtain a culture sequence. Since the 1980s, there has been also growing international interest in Harappan archaeology. अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और अभी हमको और भी चीज़ें पता चलेंगी। Let's see और क्या क्या पता चल रहा है। अभी भी जैसे अभी राखीगढ़ी, अभी वाली साइट है जो राखीगढ़ी मिली है, तो यही है कि अभी भी एक्सकेवेशन चल रहे हैं, अभी भी पता चल रहा है, ठीक है।
अब अपना आएगा प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। तो अपन पास्ट को कैसे करते हैं? अपन पास्ट को तभी कर पाएंगे जब हम प्रेजेंट के साथ जोड़ेंगे। प्रेजेंट में ये होता था तो हो सकता है पास्ट में भी ऐसा ही होता हो, हम ऐसे ही करते हैं। तो क्या हुआ, हमने जो आर्टिफैक्ट्स को रिकवर करा था ना बिगनिंग ऑफ आर्कोलॉजिकल एंटरप्राइजेस, आर्कोलॉजिस्ट देन क्लासिफाइड फाइंडिंग्स प्रिंसिपल्स ऑन क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने क्या करा, दो पार्ट में डिवाइड करा, एक मटीरियल और एक फंक्शन। मटीरियल क्या, स्टोन, क्ले, मेटल, बोन एंड वरी, इससे थ्रू उन्होंने करा पास्ट को करने के लिए। और एक फंक्शन, क्या ये अभी यूज़ होता है ऑर्नामेंट या रिचुअल यूज़ के लिए होता था। तो जो भी चीज़ है ना वो प्रेजेंट डे के साथ जोड़ते हैं पीछे वाली चीज़ को, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हो सकता है ये इस चीज़ के लिए हो रहा हो। देखो पता तो किसी को भी नहीं है, पर सब अज्यूम ही करें। अज्यूम कैसे करेंगे, जो अभी हो रहा है वही चीज़ पहले भी हो रही होगी, दैट्स इट। थोड़ा बहुत एडवांसमेंट होगा, दैट्स इट। तो क्लासिफाइंग फाइंड्स में हमको सिर्फ दो चीज़ें लिखनी है, एक मटीरियल एम एफ या एफ एम, ठीक है, एफ एम फंक्शन एंड एम मटीरियल, दैट्स इट। ठीक है, ये सब इसमें यही मेंशन है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में अपन को कैसे पता चलेगा, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है, क्या होती थी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, वहाँ पे फॉलो करते थे कि नहीं करते थे, अपन वो सब देखेंगे, ठीक है। तो व्हाट वर द अटेम्प्ट्स मेड टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सबसे पहला मदर गॉडेस, ठीक है। अब सबसे पहले ना मदर गॉडेस, मतलब उस टाइम पे वुमेन को भी इतनी रिस्पेक्ट करी थी, उनको भी मतलब लाइक उनकी भी प्रेयर एंड ऑल करी थी, ठीक है। तो सबसे पहले मदर गॉडेस। सेकेंड इज प्रीस्ट किंग, प्रीस्ट किंग ऑलरेडी देख लिया था, ठीक है। ग्रेट बात फॉर फायर लतास फाउंडेड कालीबंगन इन लोथाल। सील्स को एग्जामिन करके हमने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को देखा था, ठीक है, जैसे प्लांट मोटिव्स एंड ऑल, वो भी हमने देखा था। एक योगिक पोर्शन जैसे प्रोटोशिवा है, यूनिकॉर्न वन हॉर्न एनिमल भी मिला था, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोटोशिवा। अब प्रोटोशिवा के आप देख सकते हो, ये यौगिक पोर्शन में बैठे हुए हैं। इनको है ना आज शिव जी के साथ रिलेट करा जाता था, बट ऐसा नहीं। फिर जब हम ऋग्वेदा एंड ऑल के तो बोला कि नहीं, ये वो नहीं है, बट हाँ इनके सामने ये एनिमल्स हैं एंड ऑल दैट है, ये सब। तो प्रोटोशिवा के थ्रू भी थोड़ी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी उस टाइम पे, ठीक है। तो रिलीजियस प्रैक्टिस मदर गॉडेस, प्रीस्ट किंग, ग्रेट बाथ, एग्जामिन सील्स, प्लांट मोटिव, यूनिकॉर्न एंड प्रोटोशिवा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सब भी इसके अंदर लिखा है। अगर कुछ भी आता है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस के थ्रू, तो अपन को ये सिर्फ ये 7 पॉइंट्स लिखते हैं, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे करके 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। और अगर अपन देखें, बस ये हो गया। लिंगा इज अ पॉलिश स्टोन दैट इज वर्शिप्ड एज अ सिंबल ऑफ द शिवा, ये सबको ही पता है, ठीक है। शमन्स आर मेन एंड वुमेन हु क्लेम मैजिकल एंड हीलिंग पास एज वेल एज एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर। अब इसमें मैंने यही लिखा है कि भाई मोस्ट रिकर्स ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द हरप्पास एंड द वैदिक पीपल, एज सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड दैट द ऑथर्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन एंड द वैदिक पीपल वर द सेम। कुछ ने बोला है, बट मैं कहूँगी कि देखो बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि अर्ली वैदिक पीरियड में ये लोग जैसे काऊ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में काऊ को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, मतलब थी नहीं, कहा उस टाइम पे तो मिली नहीं। फिर अगर अपन लेट वैदिक पीरियड में देखें तो वुमेन को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी, आईवीसी में तो वुमेन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस हैं, बट ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस दैट्स इट। इससे कुछ रिलेटेड आई डोंट थिंक सो कोई क्वेश्चन आएगा भी, और नहीं आया है, ठीक है। अब चलो थोड़ी टाइमलाइन देख लेते हैं। 2 मिलियन अराउंड लोअर पैलोलिथिक था, तो पैलोलिथिक को भी 3 उस पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, जिसमें लोअर, मिडिल एंड अपर। पर पैलोलिथिक ऐसे में कुछ भी एडवांसमेंट नहीं थी, सिर्फ हंटिंग वंटिंग होती थी, ड्राइंग्स बनाते थे। मीसोलिथिक आपको पता ही है, मिडिल स्टोन एज। नियोलिथिक न्यू स्टोन एज। चालकोलिथिक मैंने बताया था, उसके साथ ही चलता था। 6000 to 1300 BC हमारा आईवीसी था। तो अर्ली जो था ना हमारा चालकोलिथिक के साथ था। 2600 इसलिए हरपन माना जाता है कि सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट इसी में थी। 1000 अर्ली आयरन मेगालिथिक बुरियल्स, उसके साथ साथ नीचे वो भी चलती थी मेगालिथिक, जो कि आयरन मैंने आपको बताया। कंफ्यूज करने के लिए बस दो ही इनके पास पॉइंट्स हैं, एक है आयरन और दूसरा है काउ, दोनों ही बता दें, ठीक है। और इसके बाद अर्ली हिस्टोरिक चालू हो गया। थोड़ी बहुत ये जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं ये थोड़ी याद कर लेना। 1875 अलेक्जेंडर कमिंगम, फिर 1921 दयाराम साहनी, फिर उसके बाद एक्सकेवेशंस बिगिन एंड मोहनजोदारो, किसने करी थी, राकल दास बनर्जी, गुड। फिर उसके बाद एक और चीज़ आए थे जो कि थे जॉन मार्शल, फिर आया था आर.एम. व्हीलर 1946। 1955 में एस.आर. राव ने बिगिन करी थी लोथाल में। तो अभी भी ये सब अभी हुई हैं, ठीक है। कालीबंगन देखो तो 1960 में करा, 1974 में एम.आर. मुगल ने करा है, 1980 में टीम ऑफ जर्मन आई थी, उन्होंने थोड़ा एक्सप्लोरेशन करा है मोहनजोदारो में। 1986 में अमेरिकन टीम बिगिन करी है। 1919 में आर.एस. बिष्ट धोलावीरा पे उन्होंने काम करा है, धोलावीरा राखीगढ़ी अभी की है। 1987 अमिंद्रनाथ स्टार्स एक्सकेवेशन एट राखीगढ़ी। 2013 वसंत शिंदे बिगेन आर्कोलॉजिकल रिसर्च एट राखीगढ़ी। तो बेसिकली अभी जो मैंने आपको बताया था ना राखीगढ़ी, वो अभी की है, ठीक है। चलो अब थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। लिस्ट दी आइटम्स ऑफ फूड अवेलेबल टू पीपल इन हरपन साइट्स। ये कैसे याद करा था अपन ने, पैव याद है ना, प्लांट रिमेन्स, एनिमल बोन्स एंड वैरायटी ऑफ डाइट, वेरी गुड। आराम से लिख दोगे 100 to 150 वर्ड्स। हाउ डू आर्कोलॉजिस्ट ट्रेस सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस, बस आ जाए, क्या लिखना है, BA, दैट्स इट। बरियल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। वुड यू एग्री दैट ड्रेनेज सिस्टम भी पता ही है, हर साइट में था, ऐसा था, बहुत कुछ लिख सकते हो आप, पूरा डायग्राम बना के आ जाना और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। दिस द मटेरियल यूज टू मेक बीड्स इन द हरपन सिविलाइजेशन, बीड्स का भी मैंने बता ही दिया था, वेराइटी ऑफ बीड्स जो अपन ने याद करी थी, है ना। चलो अपन एक बार देख भी लेते हैं। ये रहा
वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज टू मेक बीट्स, SMS, ठीक है ना, SMS के थ्रू याद करा था, ठीक है। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया, ये तो फिगर के थ्रू है, इसको करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्राइब सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मोहनजोदड़ो, पूरा आंसर रेडी है अपना। तो शॉर्ट ऐसे कि 500 वर्ड्स बहुत लिख देंगे। लिस्ट दी रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल्स भी मैंने आपको बताई दिए कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते थे। एंड डिस्कस, वही क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बेसिकली ये क्वेश्चन वही है, व्हाट आर दी मेटल्स यूज्ड बेसिकली। डिस्कस हाउ आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, तो प्रेजेंट से वो लोग पास्ट में जाते थे, ये हो गया। डिस्कस दी फंक्शंस दैट मे हैव बीन परफॉर्म बाय रूलर्स, रूलर्स ने क्या फंक्शंस परफॉर्म करे हैं, तो उन्होंने क्या क्या किया है, जो भी रूलर्स ने हमारी इतनी सारी साइट्स बनाई हैं, कैसे हमारे इतनी सारी एडवांसमेंट हुई हैं, कैसे मोहनजोदड़ो में वो हुआ है वो हुआ है, तो ये कुछ परफॉर्मेंस रूलर्स है। पहली बात तो ये लिखना कि हमको पता नहीं है कि रूलर है कि नहीं है, वी आर नॉट लाइक श्योर अबाउट इट, बट फिर हम ये लिख देंगे कि हाँ ये हुआ था, दैट्स इट, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चंस भी करवा दिए, सब कुछ हो गया। अब जो अपना बचा है ना, वो अपना क्या क्या बचा है वो देख लेते हैं। एक तो अपना बचा है मैप, दूसरा अपना बचा है शॉर्ट बॉक्सेस, और तीसरा हमारा क्या बचा है, और क्या बचा है, शॉर्ट बॉक्सेस हो गया, मैप हो गया, PYQ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे ये बचे, ठीक है। तो ये अब मैं इसके लिए एक नेक्स्ट सेशन जो कि होगा पार्ट 3 ऑफ द सेशन, ठीक है। और इसमें आपको मैप भी मिलेगा, शॉर्ट बॉक्सेस मिलेंगे, PYQ, उससे अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इतने डिटेल में एक भी चैप्टर को पढ़ लिया ना, तो लिख कर ले लो 95+ तो आनी है। और देखो अगर आपने अंदर अंदर का नहीं पढ़ा ना, आप अंदर अंदर से आता है, और अंदर अंदर में से एक मार्क भी चल गया ना, तो सोचो आप 95 से नीचे जा रहे हो। तो अपन को वो नहीं करना, अपन को अंदर अंदर की चीज़ें भी पढ़नी है, और अपन ने सब करा है, इस चैप्टर से रिलेटेड अपन ने सब कुछ करा है, ठीक है। अब इसका एक रिवीजन सेशन भी होगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सब कुछ चीज़ें, ठीक है। एवरीथिंग रिवीजन सेशन में सब कुछ एक्सप्लेन होगा कि अपन ये निमोनिक्स के थ्रू याद कर लेंगे एंड एवरीथिंग, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलो, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट राइट दिस आउट इन द कमेंट सेक्शन, उसमें लिख देना। और अगर कुछ भी आपको कुछ भी सजेशन देना है, कुछ भी बताना हो, तो प्लीज़ वो भी लिख देना कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी एक आइडिया मिल जाए कि हाँ ये है, ठीक है। ओके, चलो, दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट चैप्टर एंड ओके, बाय बाय।